कांग्रेस बीजेपी की खास तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा, मतदान से पहले मंथन। 30 अक्टूबर का दिन मध्य प्रदेश की सियासत में बेहद खास होने वाला है। 4 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए सियासी दलों ने इस लड़ाई के लिए मैदान में खूब पसीना बहाया। भले ही चुनावी शोर थम गया हो, लेकिन अब घर घर जाकर अपने लिए आशीर्वाद रूपी वोट मांगते प्रत्याशी हर आखिरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोनों ओर से दिग्गजों ने मतदान से पहले की रणनीति पर कसावट की है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने बैठक कर तैयारी को अंतिम रूप दिया। वोटिंग के दिन की रणनीति और साथ ही हर बूथ और गांव को लेकर सभी बूथ और एक एक समिति के सदस्य को एक एक विधानसभा सौंप दी गई। बीजेपी के कार्यकर्ता आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर कमल खिलाएं की थीम पर काम करेंगे। बीजेपी की तैयारी पर नजर डालें तो प्रत्येक बूथ पर सामग्री और एजेंट पर रखेंगे नजर। बीजेपी की 11 लोगों की लीगल टीम तैनात, सुबह 6 से रात 11 तक तैनाती रहेगी, एक एक मिनट की जानकारी लेगी। कांग्रेस की गड़बड़ी को रोका जाएगा। नजर रखेंगे कि कांग्रेस के लोग कहीं पर शराब पैसा ना बांट पाए। जो निर्वाचन आयोग में काम है, इसका एक 11 लोगों की टीम बैठेगी, एक एक मिनट की जानकारी लेकर कहीं पर भी अगर कोई कांग्रेस के लोग गड़बड़ कर रहे होंगे तो तत्काल हमारी तरफ से शिकायत होगी, उसकी काल कार्रवाई की हम बात करेंगे। तो इस तरह से पूरा एक मैकेनिज्म हम लोगों ने बनाया। और दूसरा 2 दिन में जो जनसंपर्क अभियान है वो भी प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक गांव पर करना है। और उसको हम लोगों ने जो स्लोगन दिया है कि आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर में कमल खिलाएं, इस स्लोगन के साथ कार्यकर्ता घर घर 2 दिन जाएंगे। एक और बीजेपी अभियान के तहत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी खुद को तैयार बता रही है। स्पेशल टीम को मैदान में उतारेगी कांग्रेस। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और प्रलोभन पर टीम रखेगी नजर। ऐसे मामलों को पकड़कर शिकायत भी करेगी कांग्रेस। हम खुद ही पकड़ेंगे। अभी दमोह में नहीं पकड़े थे क्या? हमने भाग के गए थे, यहाँ भी पकड़ेंगे हम। और अभी हमें मालूम है कौन कौन कहाँ पैसे लेके गया, कहाँ पे सरकारी अधिकारी गए, हमारे लोग लगे हैं पीछे। अपने पाप जो है कांग्रेस के नाम पे ढोल के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कांग्रेस इतनी जो है अब ना समझ नहीं। उनने 11 की टीम बनाई है, हमारी हर बूथ पे 11 की टीम चल रही है। और अभी देखना आप 1-2 दिन में कोई मंत्री भगता हुआ मिलेगा नोटों की गाड़ी छुपा के। दमोह में हमने संगठन के पैटर्न पे चुनाव लड़ा। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो आखिरी 3 दिन के अंदर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, कहीं ना कहीं प्रलोभन देती है, गुमराह करने का काम करती है। ऐसी कई घटनाएं प्रदेश भर में सामने आ चुकी। उसको देखते हुए हमने अपनी टीम को सतर्क किया, स्पेशल लोगों की तैनाती करी कि 3 दिन हम बूथ तक पहुँच सके, जनता तक अपनी बात पहुँचा सके, मतदाताओं को बूथ तक ले जा सके। और भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की जो घृणित राजनीति है, प्रलोभन देने वाली, गुमराह करने वाली, उस पर रोक लगाई। प्रतिष्ठा का प्रश्न बने इन उपचुनावों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही मतदान से पहले मंथन कर जीत का रस अपने अपने लिए निकालने में जुटी है। लेकिन देखना होगा कि जनता जीत का स्वाद किसे चखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IRD 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो 4 की चुनौती के लिए सियासी दल तैयार हैं। अब डोर टू डोर प्रचार की कमान संभाल ली गई है और साथ ही साथ रणनीति पर मंथन करने के बाद आखिरी 3 दिनों की तैयारी पर भी जोर आजमाइश करते हुए दोनों सियासी दल नजर आ रहे हैं। लेकिन परिणामों में क्या कुछ छुपा है, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आखिरी इन दिनों में कितनी ताकत और मेहनत दोनों दिग्गज सियासी दल करेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होता जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर।
उपचुनाव के आखिरी दांव में कौन मारेगा बाजी? मतदान के पहले मंथन का किसे मिलेगा फायदा? क्यों वोटिंग के पहले एक दूसरे पर पार्टियां साध रही निशाना? जनता खिलाएगी कमल या पकड़ेगी हाथ, किसको देगी साथ? तो सवाल यही है कि आखिर किसको साथ मिलने वाला है, किसको आशीर्वाद मिलने वाला है। हालांकि तैयारियों पर गौर करें तो कोई कोर कसर छोड़ते हुए सियासी दल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन किसका दांव आखिर उसे जीत के करीब ले जाएगा, इस पर बात करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन प्रकाश जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विपिन वानखेड़े जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, बहुत स्वागत है। विपिन जी, आपसे पहला सवाल करना चाहूंगी क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भले ही प्रत्याशियों का ऐलान पहले कर दिया, लेकिन जितनी ताकत और मेहनत जनता के बीच जाकर करनी थी उसमें सिर्फ कमलनाथ जी ही आगे नजर आए हैं। बाकी पार्टी के दिग्गज जो हैं वो कुछ कम नजर आए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि बाकी के दिग्गज नहीं आए हैं। पूरी पार्टी एकजुट होकर एकजुटता के साथ मैदान में उतरी है और सभी लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को ठगा है, लगातार गुमराह करते आए हैं। घोषणा भी मुख्यमंत्री जी लगातार झूठी, हजारों की संख्या में झूठी घोषणाएं करते आए हैं। जनता अब इनकी झूठ को समझ चुकी है। ये पूरी तरीके से जनता के सामने उजागर हो चुके हैं और जनता स्पष्ट रूप से अपना मत कांग्रेस पार्टी को देना चाहती है। इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक, छल पूर्वक कांग्रेस की सरकार गिराई। जनता के मन में आक्रोश है। एक ऐसी सरकार जो जनता के हक में काम कर रही थी, जनता की समस्याओं का निपटारा कर रही थी। बिजली के बिल कम हो गए थे, किसानों का कर्जा माफ हो गया था, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा था और कई सारी ऐसी योजनाएं जो धरातल पे सीधे सीधे जनता को लाभ पहुंचा रही थी, उन सभी योजनाओं को लेकिन विपिन जी, जनता को, क्योंकि आप जनता से सीधे जुड़कर इस बात को रख रहे हैं कि जनता इन सारी बातों से जो आपने अभी गिनाई इनसे इत्तेफाक रख रही है और इसलिए वो कांग्रेस का साथ देगी, लेकिन ये साथ जो है वो 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे तब नहीं दिखा था। अगर यही सारे पैरामीटर्स या यही सारे पैमाने, सिर्फ दमों में जरूर ऐसा लगा कि कांग्रेस आपकी बात जो आप कर रहे हैं, पार्टी जो आपकी बात कर रही है वो जनता ने समझी। तो क्या लगता है आपको अभी 4 सीटों पर जनता इन्हीं बातों को समझने वाली है कि आपने सरकार में रहते हुए क्या कुछ किया उनके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। वो उपचुनाव में शासन प्रशासन के दम पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। जब 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ तब भी बड़ी भूमिका बेईमानी की रही। हम बात करें दमोह उपचुनाव की, तो दमोह उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह जो कि भाजपा के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो खुद वहां पर दमोह में पकड़ाए। एक नोटों से भरी गाड़ी दमोह में पकड़ाई, जिसे पुलिस की मदद से पुलिस ने खुद ने उस गाड़ी को भगाने में मदद करी और उस गाड़ी को वहां से भगा दिया गया। तो ये बातें स्पष्ट दर्शाती हैं, दिखाती हैं कि किस प्रकार से बेईमानी के दम पर ये चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन जनता का आशीर्वाद होना, समर्थन होना एक अलग। चलिए, इसीलिए खास तौर से नजर रखने की बात कांग्रेस ने भी कही है और ऐसी बात बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है। बीजेपी से हमारे साथ नेहा बग्गा प्रवक्ता हैं, शामिल हो गई है चर्चा में। बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी, मैं चाहूंगी कि विपिन जी ने जो कुछ कहा है आप उसका जवाब दें। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो 28 उपचुनाव में कांग्रेस का नतीजा हुआ था वही इन 4 उपचुनाव में भी होने वाला है। इसका कारण ये है कि जब से डिबेट चालू हुई है, कांग्रेस के प्रवक्ता एक उपलब्धि अपनी 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार की नहीं बता पाए। और आप ये देखिए कि कांग्रेस के तो स्वयं कार्यकर्ता कह रहे थे कि गायब कमलनाथ है, कांग्रेस अनाथ है। अब अगर आप चुनाव प्रचार देखेंगी कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का, तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहलाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर बूथ स्तर और मंडल स्तर के कार्यकर्ता तक लगातार सतत रूप से जनता के संपर्क में रहते हैं और जनता के संपर्क में रह के सरकार की योजनाएं और अपने संगठन की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उलट आप देखिए कि जब कमलनाथ जी चुनाव में जाते हैं तो निकम्मा, नाकारा, महिलाओं को आइटम, महिलाओं को सजावटी वस्तु
और निक्कर, इसके अलावा एक्टर डायरेक्टर कमलनाथ जी के पास इतने बड़े, उनको माना जाता है कि भाई 40 साल का उनके पास अनुभव है राजनीति का, जी जी। पर 15 माह की सरकार में क्यों कुछ नहीं गिना पाते नाज़नी जी? आपने ये सोचा है? जनता समझती है, क्योंकि 15 माह की सरकार में कमलनाथ जी ने क्या किया? ट्रांसफर उद्योग चलाया। कमलनाथ जी ने क्या किया? माफियाओं को संरक्षण दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी का मेरा आरोप नहीं है, खुद इनके मंत्री उमंग सिंगार कहते थे कि भाई जो माफिया राज पनप रहा है मध्य प्रदेश में, उसको संरक्षण देने वाले कमलनाथ जी और पीछे से उसको चलाने वाले दिग्विजय सिंह हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव में जब ये गए हैं, आप जानती हैं कि चुनाव प्रचार इतना सस्ता ठंडे तरीके से क्यों कांग्रेस ने निपटाया? क्योंकि युवा पूछ रहे थे कि 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, क्योंकि वो बेटियां पूछ रही थी जिनके विवाह निकाह में कमलनाथ जी ने 51,000 देने की बात की थी, वो नहीं दिया। उनके बच्चे हो गए, वो दर दर भटकती रही। क्योंकि किसान पूछ रहा था कि राहुल गांधी 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिन के गए थे कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ठीक है। क्योंकि बेटियां पूछ रही थी कि आप जो स्कूटी देने वाले थे, लैपटॉप देने वाले थे, उसका क्या हुआ कमलनाथ जी? क्योंकि आदिवासी पूछ रहे थे कि आपने जो बड़े बर्तन देने की बात की थी, आदिवासियों को साहूकार से छुटकारा दिलाने की बात की थी, उसका क्या हुआ कमलनाथ ठीक है, यानी कि बहुत सारे वही मुद्दे दोहराए गए, जैसा कि आप कह रही हैं कि घोषणा पत्र में जो कुछ कांग्रेस ने कहा था। लेकिन एक और सवाल जो है कि एक दूसरे पर नजर और निगरानी रखने की बात की जा रही है। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि दोनों ही दल अभी वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि जनता को बरगलाया जाएगा। जिस तरीके से विपिन जी कह रहे थे कि बीजेपी प्रलोभन देती है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, तो अभी से दोनों ही दलों को ये डर क्यों सता रहा है? देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नाज़नीन, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया है भाजपा की तरफ से, वो बहुत ज्यादा आक्रामक रवैया रहा है, खासकर कमलनाथ के प्रति। तो कांग्रेस भी बयानों के जरिए अपना पक्ष रख रही है, और चुनाव जो है उसके नतीजे जो हैं, ये एक लिटमस टेस्ट होगा न केवल शिवराज सिंह चौहान की सरकार का, बल्कि कमलनाथ के कद का। कमलनाथ का क्या भविष्य होता है? कमलनाथ सारे प्रमुख पदों पे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में, जो कि लगातार भाजपा सवाल भी उठाती रही है। तो कमलनाथ का भी कितना उनकी क्षमता कितनी है, इससे पता चलेगा। और दूसरी बात ये रही कि इन चुनावों में हम ये अक्सर देखते हैं कि जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं, हाँ। और केवल संवादों की अदायगी के जरिए सियासी दल अपनी बात कहते हैं। आज पेट्रोल डीजल क्यों नहीं मुद्दा बन पा रहा? आज केवल जो बेरोजगारी है वो मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा? बहुत सारे मुद्दे जो छिप गए चुनाव प्रचार में, लेकिन चुनाव व्यक्तियों तक सीमित होकर रह गया। तो ये बड़ी सोच की बात है। बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल सही बात है। स्थानीय मुद्दे नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप जो भी बात कह रहे हैं वो भी सीधे जनता से जुड़ती है। महंगाई की बात आपने की, बेरोजगारी, पेट्रोल, तमाम बातें आप कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो थे वो नजर नहीं आए। और जैसा कि नेहा जी ने कहा कि जनता देख रही है कि आपने जब घोषणा पत्र में जो कुछ कहा था वो आप नहीं कर पाए, इसलिए आपके खिलाफ में हवा है। तो आपको लगता है कि ऐसा वाकई है, जैसा कि बीजेपी सोच रही है कि अब उनको फायदा मिलने वाला है और आप नुकसान उठाएंगे अपने घोषणा पत्र का? देखिए, कांग्रेस ने जितनी घोषणाएं करी थी, कांग्रेस ने सभी घोषणाओं पर काम किया, चाहे वो कर्जा माफी की बात हो, चाहे वो गौशालाओं की बात हो, या चाहे वो अन्य योजनाओं की बात हो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतनी महान पार्टी बताती है और इतनी विशाल पार्टी बताती है, तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में लेकर चुनाव लड़ाना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी बीजेपी की जो उन्हें सुलोचना रावत को बीजेपी में लेकर चुनाव लड़ाना पड़ा? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी बीजेपी को जो अभी उन्हें सचिन बिरला को बीजेपी में देना पड़ा? या ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? लेना पड़ा मतलब क्या वो लेने आए थे? क्या आइए हमारे साथ चलिए, या आपके पार्टी के लोग चले जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि आप मौका नहीं देते? स्वाभाविक बात है, लेने आ रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, प्रपोजल दिए जा रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और लगातार कांग्रेस के विधायकों को अभी भी लगातार कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन देने की, अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस के 7 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो भैया कैसे संपर्क में है मुख्यमंत्री जी के विधायक? मुख्यमंत्री जी कैसे, किस प्रकार से दबाव डाल रहे हैं, किस प्रकार से उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कौन सा लालच दे रहे हैं?
आप पर कोई दबाव, आपसे कोई संपर्क, आप भी विधायक हैं? तो कोई दबाव है भी नहीं और मुझ पे किसी दबाव का कोई फर्क पड़ने भी नहीं वाला आप है। समझ सकते हैं लेकिन कि भारतीय आपकी जनता पार्टी के विधायकों पर कैसा दबाव हो सकता है कि जिसकी वजह से वो उस पार्टी का ही साथ छोड़ देते हैं जो उन्हें सब कुछ देती है। आखिर ऐसा कौन सा दबाव हो सकता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कर रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त, विधायकों को ब्लैकमेल करना। और इसी क्रम में सुलोचना रावत को भी बीजेपी में लिया गया, सचिन बिल्ला को बीजेपी में लिया गया और ऐसे ही कई सारे उदाहरण पहले भी हैं। लगातार हम बात करें, हम खंडवा खरगोन जिले की बात करें तो पहले भी नेपानगर की विधायक को बीजेपी में लिया गया। उसके पहले हम बात करें तो मानदाता के विधायक को बीजेपी में लिया गया। वो तो सबको पता है सर, लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्या है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं या जब हम बात करें जब जो लोग मंत्री पद पर थे वो भी चले गए, ऐसा क्या प्रलोभन या ऐसा क्या ब्लैकमेलिंग? कुछ तो गलत होगा, ब्लैकमेलिंग तो तभी की जा सकती है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो तो उनका ईमान जाने कि उन्होंने क्या गलत काम किया, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी प्रलोभन देती है विधायकों को। चलिए ठीक है, अब आप वो बात दोहराएंगे इसलिए मैं नेहा जी को मौका देना चाहूंगी वो जवाब। नेहा, देखिए नाज़ली जी, इसको थोड़ा सा अपन वाइस वर्सा करके देखते हैं। ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि गांधी परिवार के द्वारा जो डिक्टेटरशिप चल रही है उस पर किसी का विश्वास नहीं बन रहा। आप मुझे बताइए कि G23 जो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, इनके कैबिनेट में, केंद्र के अंदर, वो क्यों कहते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी समाप्ति की ओर है। आप मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो बवाल मचा हुआ है वहां के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में, क्या भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है? आप मुझे ये बताइए कि जो इतने साल पुराने इनके करीबी अमरिंदर सिंह रहे पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री, उनको क्यों ऐसा कहना पड़ा होगा कि जो आज गांधी परिवार है उसकी इनकॉम्पिटेंसी है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, इस वजह से पार्टी बिखर रही है। आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान का जो परिदृश्य है सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में, क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर इनके विधायक छोड़कर जाते हैं तो इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार ये लोग स्वयं हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से एक परिवार की गुलामी कराने में लोगों को लगे हुए हैं, और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो राष्ट्र को प्रथम रखना चाहते हैं, जो इस परिवार की अब गुलामी नहीं करना चाहते, वो इन्हें छोड़ कर जा रहे हैं। और आज कोई भी दल का जनप्रतिनिधि हो, वो ये जानता है कि अगर देश के अंदर कोई राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इन्हें विचार करने की आवश्यकता है कि जो फैमिली प्लानिंग का 2 का फॉर्मूला चलता है, इनके अगर राष्ट्रीय नेतृत्व में देखें तो सोनिया गांधी जी बीमार पड़ती है तो राहुल गांधी आ जाते हैं, राहुल गांधी अगर इनकार कर देते हैं तो सोनिया गांधी आ जाती हैं। यही 2:2 का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में चलता है, कमलनाथ, नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपचुनाव के अंदर, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक टक्कर में नहीं है, मैं आपको और आपके व्यूअर्स को ये जरूर बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संबल योजना लेकर आई, उस संबल योजना को बंद करने वाले कौन थे? कमलनाथ जी थे। आप मुझे बताइए कि गरीबों के अगर आवास प्रधानमंत्री जी बनाते हैं तो कमलनाथ जी अपने मुख्यमंत्री काल में वो ग्रांट। चलिए ठीक है विपिन जी, योजनाओं की उपलब्धियां बीजेपी गिना रही है और अगर देखा जाए तो सभा के जरिए भी वो खूब इन खूबियों को और बात की जाए उपलब्धियों को तो गिनाती हुई नजर आई, लेकिन सभाओं में भी ये देखा गया कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी से पीछे रही। तो आप जनता तक ज्यादा जुड़ने की बात कर रहे हैं, आप जनता को जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आप उनसे अवगत कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके बीच कम नजर आते हैं। देखिए, कांग्रेस सभाओं में पिछड़ती हुई नजर नहीं आई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में होते हुए भी इनके मंत्रियों को और इनके मुख्यमंत्रियों को गली गली में क्यों घूमना पड़ रहा है। इनके मुख्यमंत्री जो कि अपने आप को इतना बड़ा नेता बताते हैं कि प्रदेश की जनता उनके पीछे है, उन्हें क्यों वहां पर गली गली में घूमना पड़ रहा है? क्यों लोग के घर पे सोना पड़ रहा है? क्यों लोग के घर पे खाना खाने का ढोंग करना पड़ रहा है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, अगर दो लोग फाइट कर रहे हैं तो मैदान में तो दोनों को आना पड़ेगा ना। देखिए, मैदान पर आना है, उत्तर ले लीजिएगा। मुख्यमंत्री को एक लोकसभा क्षेत्र में 50 सभाएं करनी पड़ रही है।
क्या ये मुख्यमंत्री की गरिमा के नीचे जाकर उन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ रहा है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन का विषय नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मुख्यमंत्री को एक लोकसभा क्षेत्र में 50 सभाएं करनी पड़ रही है? ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। और अगर मुख्यमंत्री जी को 50 सभाएं करनी पड़ रही है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। चलिए कमेंट में नेहा जी का ले लूं, उसके बाद में आपकी कांग्रेस की जो सोच है उसको समझूंगी हर्षवर्धन जी से। जी नेहा जी। देखिए नाज़नी जी, जनता आपकी सुन रही होगी, जो व्यूअर्स हैं आपके, यही मानसिकता कांग्रेस पार्टी के अंदर बसी हुई है। ये आज भी सोचते हैं कि वो राजा महाराजा वाला तंत्र चल रहा है। ये भूल गए हैं कि ये लोकतंत्र है। ये भूल गए हैं कि इस डेमोक्रेसी में जो जनता के द्वारा चुन के जनप्रतिनिधि आते हैं वो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के दर्शन करने जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता से आशीर्वाद लेने जन दर्शन के लिए जाते हैं, पर कमलनाथ जी अपने दर्शन देने के लिए जनता के बीच में जाते हैं। यही मूल अंतर है। ये जो अकड़ इनके दिमाग के अंदर है कि जनप्रतिनिधि जो है वो कहीं का महाराजा, कहीं का सेठ है, और ये भूल जाते हैं कि वो जनता ने ही उनको चुन के भेजा है। ये मूल अंतर को अगर कांग्रेस समझ लिया होता, कांग्रेस ने तो आज देश के अंदर जो इनका सफाया हो रहा है, बात है, जायज बात है। मैदान में दोनों उतरे हैं, जाना बनता था। हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं। हर्षवर्धन जी, एक तो बात ये, जैसा कि आपने सुना, विपिन जी कह रहे हैं कि बीजेपी को क्या जरूरत है कि वो इतना ज्यादा जनता के बीच जा रही है, लेकिन क्या बीजेपी ये समझ रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम दूसरे मुद्दे इस वक्त जनता के बीच में हैं? और अगर जनता को यकीन दिलाना है कि आगे भविष्य में उन चीजों से बेड़ा पार करा दिया जाएगा तो विश्वास जीतना जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बीजेपी का संगठन और उनके नेता एक्टिव नजर आए, जबकि विपिन जी कह रहे हैं कि उन्हें जाने की जरूरत नहीं थी, शायद इसीलिए कांग्रेस कम पहुंची। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कांग्रेस के नेतृत्व पर, उसके ऊपर उठते हुए सवालों को, तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि अलग अलग जगह हम स्टेट में देखें तो मध्य प्रदेश के अलावा बाकी जगह भी कांग्रेस कमजोर नजर आती है, उसका नेतृत्व कमजोर नजर आता है। तो क्या ये नेतृत्व की, संगठन की कमजोरी ही है कि कांग्रेस नहीं समझ पा रही कि जितना जनता के बीच जाएंगे उतना जनता के दिलों में जगह बना पाएंगे? बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, एक सवाल होता है पब्लिक कनेक्ट का, और ये जो कंट्रास्ट है कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, ये साफ दिखाई देता है। शिवराज सिंह चौहान एक जो उनकी छवि उन्होंने बनाई है वो बड़े ग्रामीण पृष्ठभूमि के नेता, लोगों के बीच रहने वाले, उनके जैसे दिखने वाले, जो काम लोग आम लोग करते हैं, जैसे दाढ़ी बनाना, वो काम वो करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे एक रणनीति है। उधर कमलनाथ जो है वो थोड़े से अभिजात्य दिखाई देते हैं राजनीति में, और भाजपा उनके स्वरूप पे लगातार अटैक भी करती है कि कमलनाथ तो केवल हेलीकॉप्टर में चलते हैं और उनका एक समयबद्ध कार्यक्रम होता है। कमलनाथ के तर्कों में, उनके आरोपों में लाख दम हो, लेकिन ये हकीकत है हिंदुस्तान के समाज की और सियासत की कि हमारे यहाँ चुनावों के वक्त अक्सर भावनाएं जो होती हैं वो तर्कों पे हावी हो जाती है। बिल्कुल। भावनाओं के बादलों में तर्कों का चांद भी गुम हो जाता है, जिससे कि बारिश जो है वो कुछ अलग हो जाती है, सियासी फिजा अलग हो जाती है। तो कांग्रेस को ये जमीनी हकीकत समझनी पड़ेगी, और जितना वो पब्लिक कनेक्ट बनाएगी उतना ही ज्यादा उसको फायदा होगा, और कमलनाथ को ये बात समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल। विपिन जी, इत्तेफाक रखेंगे कि भावनाओं से दिल जीते जाएंगे, मैनेजमेंट से नहीं? देखिए, भावनाएं कांग्रेस के साथ है, ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझने की आवश्यकता है कि 50 सभाओं का मैनेजमेंट करने से या करोड़ों रुपए गाड़ी में लेकर घूमने से चुनाव नहीं जीता जाता है। दमोह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसी बात की मुंह की खानी पड़ी। 17,000 वोटों से कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत हासिल करी, और अभी भी जो 4 उपचुनाव हैं उन चारों ही उपचुनाव में देखिए आखिरी 3 दिनों की रणनीति तो कांग्रेस ने भी बनाई है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं आखिरी 3 दिनों में बीजेपी की रणनीति अलग दिख रही है। वो घर घर दीपक जलाने और कमल खिलाने की बात कर रहे हैं, तो इस रणनीति में भी फर्क दिख रहा है। घर घर दीपक जलाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घर घर नोट बांटने की तैयारी कर रही है, घर घर शराब बांटने की तैयारी कर रही है, लोगों को प्रलोभन देने की तैयारी कर रही है।
लेकिन ये पैतरा चलने वाला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी को दमोह उपचुनाव से सीट लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, 10 सेकंड मुझे नेहा जी को देने, उसके बाद मैं चर्चा को विराम दूंगी। ठीक है विपिन जी, आपकी बात आ गई। नेहा जी नाज़नी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका ये मजाक उड़ाते हैं ना, वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में मिलता है, और इसीलिए संगठन भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है। क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे यहाँ से जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो जो वहां का बूथ अध्यक्ष है उसको ताकत देने के लिए, जो आम कार्यकर्ता है उसको ताकत देने के लिए उसके यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। ऐसे 8 जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर माननीय वीडी शर्मा जी ने रात्रि विश्राम किया है। ऐसी 5 जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग जगह पर जाकर रात्रि विश्राम किया है। उन लोगों के यहाँ किया है जिनको प्रधानमंत्री जी ने आवास उपलब्ध कराया है, क्योंकि जब उनकी भावनाओं के अनुरूप हम उतरते हैं तो एक जो खुशी होती है उस परिवार की, वो देखकर प्रसन्नता मिलती है। चलिए बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि भावनाएं ज्यादा असर करेंगी या फिर मैनेजमेंट जो है वो काम करता हुआ नजर आएगा। आखिरी दांव में दोनों ही दिग्गज सियासी दल जो हैं वो जोर आजमाइश कर रहे हैं, खास तैयारी की गई है, लेकिन देखना होगा कि किसकी तैयारी रंग लाती हुई नजर आएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।